अ, हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। आज हम करने जा रहे हैं इलास्टिक लिमिट्स एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इसमें हम देखेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है और यील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। ठीक है, हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कंसीडर अ मेटल वायर विच इज़ एक्सटेंडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए, उसने बात कर रहा है कि एक मेटल वायर दी है और उसको उस पे आपने स्ट्रेस अप्लाई की है। कौन सी स्ट्रेस अप्लाई की है? टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि अगर लेंथ में चेंज आ रहा है स्ट्रेस अप्लाई करने से, तो वो कौन सी स्ट्रेस होगी? टेंसाइल स्ट्रेस एट अ स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट। साथ उसने ये भी कह दिया है कि स्ट्रेस आपने अप्लाई करनी है स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट पर, मतलब जहाँ तक डिफॉर्मेशन पॉसिबल है वहाँ तक आपने जो है स्ट्रेस अप्लाई करनी है। विच कैन बी measured बाय एन electronical डिवाइस, फोर्स एलोगेशंस ग्राफ फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम इसके ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। करना क्या है? एक मेटल वायर लेनी है, उसको आपने उस पर आपने स्ट्रेस अप्लाई करनी है। वायर पर स्ट्रेस अप्लाई की जा रही है तो डेफिनेटली ये टेंसाइल स्ट्रेस होगी, और इस स्ट्रेस की वजह से लेंथ में जो चेंज आएगा हमने उस चेंज को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बेटा ये ग्राफ नज़र आ रहा है। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। स्ट्रेन और स्ट्रेस के बिटवीन एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। बेटा ये आपके पास एक मेटल वायर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक मेटल वायर है, और ये वायर जो है स्ट्रेस्ड वायर है। क्यों? क्योंकि इस पर आपने क्या किया है? स्ट्रेस अप्लाई की है। ये इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है। Initially, stress increases linearly with strain till it reaches at a point on the curve. This point is known as proportional limit sigma p. It can be defined as the greatest stress that a material can endure without losing straight line. Proportionality between stress and strain is called proportional limit. जी बेटा, वो यहाँ क्या कह रहा है? प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? देखिए बेटा, यहाँ ओ से ए तक देखें, ओ से ए तक देखें, आपको एक स्ट्रेट लीनियर लाइन मिल रही है। ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर लाइन मिल रही है। ये इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रही है, स्ट्रेन भी इंक्रीज़ हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जिसको आप स्लोप भी कह सकते हो। ये एक स्लोप मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, वैसे वैसे स्ट्रेन भी इंक्रीज़ हो रही है। ओ से ए तक स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। कहाँ तक? ओ से ए तक। तो बेटा इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ये क्या है? आपके पास प्रोपोर्शनल लिमिट है, और ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा पी के साथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा पी के साथ। और सिग्मा पी क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेटा क्या कहता है? विद एन इलास्ट प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ बेटा स्ट्रेन नहीं आएगा, यहाँ स्ट्रेन आएगा। देखिए बेटा, वो कह रहा है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेन के साथ। कब? प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर। देखिए, ओ से ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है स्ट्रेन के साथ। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है, स्ट्रेन भी बढ़ेगी। तो अब हम कह सकते हैं ओ से ए तक का जो रीजन है वो आपके पास क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक है, ओ से ए तक का रीजन क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनल लिमिट। बेटा उसके बाद है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है? अब देखिए, ए से बी तक, ए से बी तक। अच्छा बेटा, ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ना, इसमें ये भी होता है कि जैसे ही पॉइंट ए, मतलब आपने मेटल वायर पे स्ट्रेस अप्लाई किया है ना, तो देखिए जैसे जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है। जब पॉइंट ए पर ले जाकर आप स्ट्रेस को रिमूव करोगे,
तो ये जो वायर है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो गेन कर लेगी। इसका मतलब है कि यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुई है, जैसे ही आप फोर्स रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो रीगेन कर लेगी। इसी तरह जब आप ए से बी तक जाते हो, अब आप देख सकते हो ए से बी तक ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही। अब इसका मतलब है कि यहाँ ए से बी तक स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है स्ट्रेन के साथ, लेकिन फिर भी वायर जो है वो स्ट्रेच हो गई है। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा या ए से बी तक का जो पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। ए से बी तक क्या चीज़ आ रही है? इलास्टिक लिमिट आ रही है, मतलब ये इलास्टिक लिमिट का रीजन है। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट बी पर ले जाकर आप स्ट्रेस रिमूव कर देते हो, तब भी वायर जो है वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर लेगी। ठीक है, मतलब अभी भी इलास्टिक लिमिट बी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर जाकर आप फोर्स रिमूव कर देते हो, बॉडी अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो देखिए ज़रा, from B stress and strain are not proportional, but nevertheless the load is removed at any point between O and B. The curve will retraced and material will return to its own length. ठीक है, अब O से B के बिटवीन किसी भी पॉइंट पर आप स्ट्रेस जो कि फोर्स है उसको रिमूव कर दो, तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो बेटा ये जो है ओ से बी तक का रीजन, चले ओ से बी तक का रीजन में मतलब वो वापस आ जाएगी। द मटीरियल इज सेड टू बी इलास्टिक, इसका मतलब है कि मटीरियल जो है वो इलास्टिक है। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट, पॉइंट बी को क्या बोलेंगे? यील्ड पॉइंट बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एट बी इज नाउन एज इलास्टिक लिमिट, तो बेटा बी पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा ई के साथ। सिग्मा फॉर स्ट्रेस, ई फॉर इलास्टिक। तो ये आपके पास क्या होगा? इलास्टिक लिमिट। ओ से ए तक प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनल लिमिट आ जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन भी बढ़ रही है। तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए आपका कहलाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करोगे। फिर ए से बी तक, ए से बी तक जाओगे तो ये आपके पास पॉइंट बी जो होगा, पॉइंट बी होगा। यहाँ बेटा ए से बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का लीनियर रिलेशन नहीं है। अब स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, लेकिन अभी भी पॉइंट बी, ओ से बी तक कभी भी फोर्स रिमूव कर दो तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। तो इसलिए बेटा पॉइंट बी को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा पी के साथ, सिग्मा ई के साथ। उसके बाद यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है? तो मैंने आपसे कह दिया कि पॉइंट बी को ही यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब अगर इस पॉइंट पर, पॉइंट बी जो कि यील्ड पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पर अगेन स्ट्रेस क्या होगा? अगर आप बी से सी तक स्ट्रेस अप्लाई करते हो, अब बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी और बॉडी जो है वापस नहीं आएगी। तो देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड विच द परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स इन द मटेरियल बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेस कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ सी यील्ड, बी जो है वो यील्ड पॉइंट कहला रहा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी के बाद अब अगर आप मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी और बॉडी जो है दोबारा अपनी, अगर आप अब पॉइंट सी पर ले जाकर स्ट्रेस रिमूव भी कर देते हो, फिर भी बॉडी जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगी। तो ये जो पॉइंट सी है बेटा, इस पॉइंट सी को हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। ये क्या चीज़ कहलाएगी? प्लास्टिसिटी। सी पॉइंट प्लास्टिसिटी है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगी। तो देखिए, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, द स्पेसिमेन बिकम परमानेंटली चेंज एंड डजंट रीच ओरिजिनल शेप और डायमेंशन आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। तो इस रीजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पोर्शन ऑफ कर्व फ्रॉम बी टू सी।
बी से सी तक का जो पोर्शन होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लास्टिसिटी। तो देखिए बी से सी तक, अब आप मतलब बी से सी तक मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो इसमें बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी और अब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं जा सकेगी। तो बी से सी तक का जो रीजन होगा या कर्व होगी ये प्लास्टिसिटी कहलाएगी और ये जो पॉइंट सी है ये आपके पास प्लास्टिसिटी पॉइंट आ जाएगा और इसको सिग्मा एम से रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद है अल्टरनेट टेंसाइल stress that a material can point C in the graph। बेटा देखिए वो कह रहा है कि अब ये जो पॉइंट C है, ये जो पॉइंट C है, पॉइंट C तक आपने जितनी स्ट्रेस अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब ये इतनी, ये जो हमारा मटेरियल है पॉइंट C तक ही स्ट्रेस जो है वो बेयर कर सकता है। अब अगर सी के बाद भी आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो डी तक तो बेटा इसके बाद क्या होगा, आपका मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सी मतलब एक लिमिट है, इस लिमिट पर बॉडी स्ट्रेस जो है वो बियर कर सकती है, पॉइंट सी तक स्ट्रेस बियर कर सकती है। लेकिन अगर आप मज़ीद फोर्स लगाओगे, मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो बेटा बॉडी जो है आपका मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसी तरह अगर सी से डी तक अगेन स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो बेटा डी पर आकर क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो सी आपके पास है ये आपके पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। फ्रैक्चर स्ट्रेस, अब जो पॉइंट डी पर आप लेकर गए हो वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आपका मटेरियल अब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसको कहेंगे फ्रैक्चर स्ट्रेस। Once point C corresponding to ultimate tensile stress is crossed, the material breaks at point D responding to the फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या होगा, पॉइंट डी पर जाकर बॉडी, आप देखिए पॉइंट सी पर आप मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो आपका मटेरियल टूट जाएगा और जिस पॉइंट पर जाके आपका मटेरियल टूट जाएगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फ्रैक्चर स्ट्रेस। मतलब ये वो स्ट्रेच है, सॉरी बेटा, ये वो स्ट्रेस है जिस पर जाके आपका मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब बेटा हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक है डक्टाइल सब्सटेंसेस और एक होते हैं ब्रिटल। डक्टाइल सब्सटेंसेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंसेस लाइक लेड और कॉपर। बेटा ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मुश्किल से प्लास्टिसिटी तक पहुंचते हैं और प्लास्टिसिटी पर ही जाके टूट जाते हैं। मतलब ये प्लास्टिसिटी के बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आपका मटेरियल जो है वो टूट जाएगा। जबकि ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये आपके जो है फ्रैक्चर पॉइंट तक जाते हैं। सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर नहीं द सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज़ रीच्ड। मतलब इलास्टिक लिमिट जैसे ही आए और उसके बाद ये, मतलब इलास्टिक लिमिट से पहले तक ये ठीक रहेंगे लेकिन जैसे ही इलास्टिक लिमिट पर पहुँचे तो ये मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जबकि डक्टाइल सब्सटेंसेस जो हैं वो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, यहाँ तक के मटेरियल, मतलब ये आप यूँ कह सकते हो डक्टाइल मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुँच जाते हैं। जब वो फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुँचते हैं तब बेटा वो ब्रेक डाउन होते हैं। मतलब पॉइंट सी के बाद डक्टाइल मटेरियल जो है, ये बेटा देखें, जब डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे तो वो सी तक ठीक रहेंगे, सी के बाद स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन जब हम ब्रिटल सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो बेटा ब्रिटल सब्सटेंसेस सिर्फ पॉइंट बी तक पहुंचेंगे जो कि इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद मज़ीद आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो जो ब्रिटल सब्सटेंसेस है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं वो सी तक चले जाएंगे, ठीक है, प्लास्टिसिटी तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो मटेरियल आपका टूट जाएगा, सब्सटेंस जो है वो टूट जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस की तो बेटा ब्रिटल पॉइंट बी तक जाएंगे जो कि इलास्टिक लिमिट है। अब इसके बाद स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो प्लास्टिसिटी से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो बेटा ये हमारे पास जो था कुछ डिफॉर्मेशन थी सॉलिड्स के लिए, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है
स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल, जब मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई की, आपका मटेरियल जो है वो डिफॉर्म हो गया। अब जब मटेरियल डिफॉर्म हो गया है, मटेरियल में डिफॉर्मेशन अकर हो गई है, तो बेटा उस मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी ना, तो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगी वो आप कैसे मेजर कर सकते हो, अब हमने ये देखना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटीरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। मटीरियल को डिफॉर्म करने में जितना आप वर्क डन करोगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा एज आ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए, जैसे अभी आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे, तो स्ट्रेस अब क्या चीज़ है, आप वर्क कर रहे हो, तो जितनी स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो वो स्ट्रेस जो है एक्चुअली वर्क कहलाएगी, और ये उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी एज आ स्ट्रेन एनर्जी। एक और डेफिनेशन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। तो देखिए बेटा, जब आप कोई भी बॉडी लेते हो, आपको पता है कि कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी सॉलिड है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो बेटा जब आप उसको स्ट्रेस करते हो, मतलब स्ट्रेस अप्लाई करते हो और वो स्ट्रेच हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जाहिर सी बात है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए हैं, तो बेटा उनकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ जाएगी। तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। ओके, चलें इसको एक ग्राफ से समझते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। जितनी एक्सटेंशन अकर होगी उस ग्राफ से हम जो है इस एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। Consider a wire is suspended vertically from one end while the weight is suspended at its other end. तो बेटा सपोज करें कि हमारे पास एक वायर है, हमने यूँ एक वर्टिकल वायर ले ली, ठीक है, इसके एक एंड को फिक्स कर देते हैं, ठीक, और दूसरे एंड के साथ जो है कोई वेट लगा देते हैं, ठीक है। दूसरे एंड के साथ आपने क्या किया, वेट अटैच कर दिया। वो यही कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड वाइल द वेट इज सस्पेंडेड एट इट्स अदर एंड, ठीक है, दूसरे एंड पर क्या है, वेट अटैच कर दिया। और ये देखिए एक वायर है आपके पास, ये वाली एक वायर थी, ये देखिए एक वायर, इसके एक एंड को आपने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड के साथ आपने क्या किया, वेट अटैच कर दिया। अब जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाओगे तो वायर जो है वो जो है स्ट्रेच होती जाएगी। तो इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, इसी चीज़ को क्या किया गया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये देखिए, यही एक वो वायर है, ठीक है, वायर है, इसको इस पे स्ट्रेस अप्लाई की गई है और इसको तो वो यही कह रहा है बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन एल। मतलब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो बेटा वो फोर्स है। अब वो कह रहा है कि फोर्स अप्लाई करने से लेंथ में जो एक्सटेंशन होगी वो बताएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले ये आपके पास वायर की एक्चुअल लेंथ थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वायर की लेंथ थी, और यहाँ फोर्स F, मतलब यहाँ से आपने मतलब अलोंग वाई एक्सिस आपने फोर्स ली है, और अलोंग एक्स एक्सिस आपने क्या ली है, लेंथ ली है। तो बेटा जब आप इस पॉइंट पर फोर्स F1 अप्लाई करते हो तो लेंथ में पॉइंट B तक चेंज आता है, यहाँ से यहाँ तक चेंज आया। तो जो एक्सटेंशन आई, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ की एक्सटेंशन होगी उसको ले लेते हैं L1, उसको ले लेते हैं L1, ठीक है। ये देखिए पहले वायर की एक्चुअल लेंथ क्या थी, O से यहाँ तक, फिर मतलब इस पॉइंट पर आपने फोर्स F1 लगाई, फोर्स F1 लगी, जिसकी वजह से वायर में यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन हुई। तो एक्सटेंशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे L1 के साथ। तो देखिए
The graph can be drawn between force F and extension L as shown in figure if the elastic limit is not exceeded. मतलब अगर इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं होती, द एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो वो जाहिर सी बात है, अगर इलास्टिक लिमिट अभी नहीं आई तो इलास्टिक लिमिट से पहले आपको पता है प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या है आपने भी देखा, जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई करते जाओगे उसके साथ साथ उतनी ही स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो अगर इलास्टिक लिमिट नहीं आई तो उससे पहले है तो बेटा क्या होगा, जैसे फोर्स अप्लाई करते जाओगे उतनी ही एक्सटेंशन जो है वो अकर होगी। तो देखिए आपके पास स्ट्रेट लाइन ये आ रही है। ओके मतलब यहाँ से बी तक देखो तो अभी ये प्रोपोर्शनल लिमिट ही है। क्यों? क्योंकि अभी भी आपको स्ट्रेट स्लोप या कम मिल रही है। इट डज सम amount of the work on the wire which is equal to the product of the force and the extension। तो बेटा वो क्या कह रहा है, as force stretches the wire it does some। देखिए जब वायर स्ट्रेच होगी तो इसका मतलब है कि फोर्स इस पर कुछ वर्क करेगी जो किसके इक्वल आएगा, फोर्स और इसकी एक्सटेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल। तो बेटा देखिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच हुई है आपकी वायर, तो बेटा आप इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो वायर है उसको करें स्मॉल जो है वो पैचेस में डिवाइड कर लें। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स। मतलब ये डेल्टा एक्स वन हो जाएगा, अगला डेल्टा एक्स टी होगा जाएगा डेल्टा एक्स टी। जैसे बेटा आप नहीं करते, कोई भी बॉडी लेते हो उसको स्मॉल, या कोई भी पाथ लेते हो उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हो। तो ये जो स्ट्रेच हुई है वायर इसको भी आपने क्या किया, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम ग्राफ। Let's find the amount of work done on wire when extension is L1 and force is F1। आपने वर्क डन निकालना है जब फोर्स F1 हो और एक्सटेंशन क्या हो, L1। From figure force does not remain constant in producing the extension L1 which changes from 0 to F1। मतलब पहले 0 थी फिर F1 पर पहुंची, तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट तो ना हुई। एक्सटेंशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ डेल्टा एक्स। जितनी एक्सटेंशन हुई है उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दो डेल्टा एक्स। तो बेटा हम हर फोर्स के लिए जो है वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वर्क डन किसके इक्वल आएगा, एफ डेल्टा एक्स की। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी, फोर्स एज इट इज़, और डी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। Total work done producing the extension L1 is equal to the sum of the area these part which is equal to the area of triangle। अगर हम इसके लिए टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो बेटा हम लेंगे ओ ए बी, ये राइट ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, ओ ए बी, इसका एरिया मेजर करेंगे तो बेटा ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है। तो राइट ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ हाफ लेंथ इनटू विड्थ। तो आपके पास ये विड्थ है ओ ए और लेंथ क्या है ए बी, तो हाफ को ओ ए और ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी हाफ ओ ए इंटू ए बी। ओ ए किसके इक्वल है, F1 के, और ए बी किसके, L1 के। देखिए ओ ए आपके पास L1 है और ए बी आपके पास आ जाएगा F1। तो उसने ये लिखा है F1 और L1। ठीक है, वो उसने पहले F मतलब इसको कर लिया, आप ए बी को पहले लिख लें और ओ ए को बाद में लिख लें। ए बी आपका F1 है और ओ ए आपके पास क्या है, L1। तो बेटा ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो कि स्टोर होगी इसके अंदर, उस मटेरियल के अंदर ड्यू टू स्ट्रेस। तो इस वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करेंगे मतलब रिप्लेस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ F1 L1। अब बेटा यही जो एनर्जी है इसको हम स्ट्रेन एनर्जी के टर्म्स में नहीं, मतलब स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस, ये आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ गई ना। अब हमने इसको इलास्टिक मॉड्यूलस के फॉर्म में निकालना है। तो बेटा इलास्टिक का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हमने करना क्या है, हम F1 की वैल्यू यहाँ से निकाल कर F1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए बेटा E इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है F ओवर ए, तो हम फोर्स F1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ F1 आ जाएगा ए एज इट इज़, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह लेंथ L1 ओवर L आ जाएगी। तो बेटा यहाँ L मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा F1 L1 A L1। तो आपको F1 चाहिए तो बेटा यहाँ से F1 निकाल लें, F1 इधर, ये सारी टर्म्स उधर चली जाएंगी। तो ए L1 ओवर L आ गया, F1 की वैल्यू इधर पुट कर दे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और F1 की जगह ए L1 ओवर L, और यहाँ L1 एज इट इज़। बेटा ये L1 का स्क्वायर हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, हाफ EA इंटू L1 का स्क्वायर ओवर L। If the extension is increased from L1 to L2 then amount of the work done by stretching force is equal to the area of ये बेटा ट्रेपेजियम ABCD बन जाएगा।
अब यहाँ वो कह रहा है कि अगर मज़ीद आप इसको वायर को स्ट्रेच करते हो तो फिर आपको नेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा। लाइक ये चीज़ बन जाएगी। देखिए, अगर सी तक लेके जा रहे तो ये चीज़ बन जाएगी ODCO। ठीक है, ये वाला एरिया बन जाएगा। इसी तरह इस तक लेके जा रहे हो तो ये इस तरह एरिया बन जाएगा। तो आपको फिर हर एक के लिए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये है एज वेल दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर पार्ट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो बेटा ये आपके पास अभी जो एक्सटेंशन आई है ये इलास्टिक के लिए भी है और नॉन इलास्टिक के लिए भी है। इफ़ द एक्सटेंशन अकर फ्रॉम O to G द दिस वर्क डन वुड बी इन द एरिया ऑफ OHG। क्या आ जाएगा? OHG। OHG। ठीक है, तो ये आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये आपके पास ये था हमारा आज का स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मेशन मटेरियल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।